हेलो स्कॉलर्स, आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यथार्थवाद और शिक्षा के बारे में। यथार्थवाद जो कि अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें से आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर बनते हैं। तो यथार्थवादियों की क्या विचारधारा रही है, किन किन दार्शनिकों ने इसका समर्थन किया है और किसने इसका प्रतिपादन किया है, और यथार्थवाद का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, ये सब आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं मोहिनी और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन दैट इंस्पायर्स पर। यथार्थवाद के फॉलोअर्स कौन कौन हैं, मतलब यथार्थवाद का समर्थन किन किन दार्शनिकों ने किया है। उनमें सबसे पहले नाम आता है एरिस्टोटल का, मीन्स अरस्तु। सो फ्रेंड्स, अरस्तु ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम वस्तु के अस्तित्व की बात कही थी, वस्तु के अस्तित्व को बताया था, इसलिए इन्हें यथार्थवाद का प्रतिपादक माना जाता है। इनके अलावा जॉन लॉक का नाम भी सबसे पहले लिया जाता है सभी यथार्थवादी दार्शनिकों में से, क्योंकि जॉन लॉक का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, यथार्थवादी विचारधारा का जो योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में वो जॉन लॉक के द्वारा ही किया गया है। इनके अलावा और भी यथार्थवादी हैं जिनके नाम आप याद रख सकते हैं, जैसे इरेस्मस, रेबेल, फ्रांसिस बेकन, जॉन मिल्टन और रटके। ये सभी कौन हैं? ये सभी यथार्थवादी दार्शनिक हैं, इनके नाम आप याद रखिएगा। तो यथार्थवाद का शाब्दिक अर्थ भी जान लेते हैं कि किस शब्द से लिया गया है। यथार्थवाद को हम इंग्लिश में रियलिज्म बोलते हैं और रियलिज्म शब्द लिया गया है रियल वर्ड से। रियल वर्ड किसका है? ग्रीक भाषा का एक शब्द है, उससे लिया गया है रियलिज्म। और रियल शब्द किस वर्ड से बना है? वो है रेस, RES, जिसका अर्थ होता है वस्तु। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। जितने भी विचारधारा हैं उनके नामों में उनके अर्थ हमेशा छुपे हुए रहते हैं, सिर्फ ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यथार्थवाद का अर्थ है कि वस्तु के अस्तित्व से संबंधी जो विचारधारा है उसको हम क्या कहते हैं? यथार्थवाद बोलते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंशियल आइडियोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये वस्तु का अस्तित्व क्या है ये सब हम आगे के लेक्चर में जानेंगे। चलिए देखते हैं कि यथार्थवाद का अर्थ क्या है। वो शाब्दिक अर्थ था और ये इसका ओरिजिनल अर्थ है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे आपको यथार्थवाद का अर्थ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यथार्थवाद उस वस्तु एवं भौतिक जगत को सत्य मानता है जिसका हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। हमारे सेंसेस होते हैं ना, उनसे हम एक्सपीरियंस करते हैं जिन भी वस्तु को, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को हम एक्सपीरियंस करते हैं, वही कैसा है? सत्य है। यह संसार को वैसा ही स्वीकार करता है जैसा वो सामान्यतः हमें दिखाई दे रहा है। यथार्थवाद यद्यपि आदर्शवाद के विपरीत विचारधारा है, किंतु यह बहुत कुछ किससे साम्य रखती है या फिर किसके नज़दीक है, निकट है? प्रकृतिवाद एवं प्रयोजनवाद के। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जिस भी वर्ड को सर्कल करती जा रही हूँ, समझिए वहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बन रहा है, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। यथार्थवादी विचारक मानते हैं कि वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व है। इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं ना, उनका अपना ही एक अस्तित्व है, एग्जिस्ट करती है सारी चीज़ें, चाहे वह हमारे अनुभव में हो या ना हो। फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आपने ताजमहल नहीं देखा है, आपने उसको टच नहीं करा है, अपनी आँखों से नहीं देखा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ताजमहल का अस्तित्व ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता वो इस दुनिया में। ठीक है, तो वस्तु और उससे संबंधित ज्ञान, ये दोनों क्या हैं? अलग अलग सत्ताएं हैं। ताजमहल की सत्ता अलग है उस वस्तु की, और उससे रिलेटेड जो ज्ञान हमें है, किसी को है किसी को नहीं है, तो वो एक अलग सत्ता है। ये बताया है यथार्थवाद ने। आगे देखते हैं, यथार्थ कैसा है? परिवर्तनशील है, जिसमें चेंज होते रहते हैं। इसके किसी निश्चित रूप को जानना असंभव है, हमेशा चेंज होता रहता है। सत्य मानव मस्तिष्क की देन है, यथार्थ नहीं। सत्य किससे जुड़ा हुआ है? हमारे ब्रेन से, माइंड से। यथार्थ मानव मस्तिष्क से परे की वस्तु है। इस लाइन को आप ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई बुक है, ठीक है, मान लीजिए भगवत गीता है हमारी, जैसे भगवत गीता, ठीक है, ये किस लैंग्वेज में लिखी हुई है? भगवत गीता लिखी गई है संस्कृत में। अब इस बुक का अगर इंटरप्रिटेशन करना है, मान लीजिए हिंदी में इंटरप्रिटेशन किया, तो उसका अर्थ थोड़ा अलग हो जाएगा
किसकी अपेक्षा? संस्कृत वाली भगवत गीता की अपेक्षा। और अगर इसी को संस्कृत वाली भगवत गीता को इंग्लिश में इंटरप्रेट करेंगे तब उसका कुछ और मीनिंग होगा। इनके अलावा अदर किसी लैंग्वेज में इंटरप्रेट करेंगे तब कुछ और मीनिंग हो जाएगा। तो वो सब क्या है तो वो भी सत्य ही। जितनी भी इसकी कॉपीज़ बनी हैं, जिसने भी इसको इंटरप्रेट किया है जिस भी लैंग्वेज में, वो सब सत्य हैं, सारे सत्य हैं। लेकिन रियल कौन सा है? जो संस्कृत में लिखी गई है, यथार्थ वो है। ये सब क्या है? ये सब मानव मस्तिष्क की देन है, क्योंकि जब वो लोग इंटरप्रेट करेंगे तो उनके खुद के मेंटलिटी भी उसमें थोड़ी शामिल हो जाएगी, ना चाहते हुए भी। तो ये सब क्या होंगे? मानव मस्तिष्क की देन है। और रियलिटी कौन है? रियल क्या है, यथार्थ क्या है? भगवत गीता जो ओरिजिनल में लिखी गई है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। यथार्थ के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना सत्य कहा जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, भगवत गीता के प्रति दृष्टिकोण उत्पन्न किया, मतलब उसके बारे में जो भी उन्होंने अपने दृष्टिकोण बताए वो क्या कहलाएंगे? सत्य ही कहलाएंगे, क्योंकि वो भी भगवत गीता से जुड़े हुए हैं। जो सत्य यथार्थ के जितना निकट होगा वह उतना ही यथार्थ सत्य होगा। ठीक है, अब मान लीजिए भगवत गीता है, सबने अपना अपना दृष्टिकोण भी उसमें ऐड कर दिया और उसे इंटरप्रेट कर दिया दूसरी लैंग्वेज में। ठीक है, और यदि वो जो कॉपी बनी है ना अलग से भगवत गीता के को इंटरप्रेट करके, वो जितना यथार्थ के निकट होगी, जितना वो ओरिजिनल भगवत गीता के निकट होगी, उतना ही वो कैसी होगी? यथार्थ होगी, यथार्थ सत्य होगी। समझ रहे हैं ना आप? चलिए आगे देखते हैं। तो इसका मीनिंग आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं तत्व मीमांसा यथार्थवाद के अनुसार क्या है। मतलब इस जगत की उत्पत्ति किन तत्वों से हुई है? इस जगत की उत्पत्ति किससे मानी है? भौतिक तत्वों से मानी है। जैसा कि अभी तक हम पढ़ रहे हैं, भौतिक तत्वों को इसने प्रमुखता दी है, सबका अपना अपना अस्तित्व बताया है जितनी भी वस्तुएं हैं। आत्मा, परमात्मा यानी कि ईश्वर, इनके बारे में सभी यथार्थवादी एकमत नहीं है। फ्रेंड्स, जो पहले के यथार्थवादी थे एरिस्टोटल के टाइम के, तो उन्होंने आत्मा, परमात्मा इन सब के एग्जिस्टेंस को माना था। लेकिन अब जो नए जितने भी आ रहे हैं यथार्थवादी, वो इस चीज़ में कम बिलीव रखते हैं। तो कुछ रखते हैं और कुछ का बिलीव है, कुछ का नहीं है आत्मा और परमात्मा की बारे में। मनुष्य संसार का कैसा है? सर्वश्रेष्ठ पदार्थ माना है। मनुष्य को भी इन्होंने एक पदार्थ माना है। जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो मनुष्य क्यों ना हो, वो भी क्या है? एक पदार्थ है। और मनुष्य कैसा है? सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। मनुष्य का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है। ठीक है, सुखपूर्वक जीने के लिए वस्तु जगत का ज्ञान होना ज़रूरी है, ये माना है यथार्थवाद ने। अब देख लेते हैं यथार्थवाद के अनुसार ज्ञान मीमांसा क्या होनी चाहिए या फिर क्या है। ज्ञान प्राप्ति का साधन क्या बताया है यथार्थवाद ने? ज्ञानेंद्रियां, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। वास्तविक ज्ञान इसके अनुसार क्या है? जो हमें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त होगा। शब्द के माध्यम से प्राप्त ज्ञान भी इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष करने के बाद ही स्वीकार किया जा सकता है, उसको हम ऐसे ही स्वीकार नहीं कर सकते। पहले जो शब्दों के द्वारा शब्दों के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त है, उसको हम पहले अपने इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष करेंगे, तब हम उसे स्वीकार करेंगे। इनका नारा क्या रहा है? ज्ञान जीवन के लिए है और शिक्षा जीवन के लिए है। ज्ञान और शिक्षा दोनों ही जीवन के लिए इन्होंने मानी है। आगे देखते हैं यथार्थवाद के अनुसार मूल्य मीमांसा। मूल्य कौन कौन से सत्य हैं या कौन कौन से जरूरी हैं? यथार्थवादियों के अनुसार अपने जीवन की रक्षा और सुखपूर्वक जीना ही मनुष्य का उद्देश्य है। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, सुखपूर्वक जीना, रक्षा अपने जीवन की, ये सब इम्पोर्टेंट है। सर्वप्रथम ये किस चीज़ पे बल देते हैं? सबसे पहले नंबर 1 पर इन्होंने किसे रखा है? उन वस्तुओं के उत्पादन पर बल देते हैं जिनकी आवश्यकता मनुष्य की क्रियाशीलता के लिए है। मनुष्य को क्रियाशील बनाने के लिए जिन भी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, उन चीज़ों को इन्होंने सबसे फर्स्ट नंबर पर रखा है। सेकंड नंबर पर किस चीज़ को रखा है? उन वस्तुओं के उत्पादन पर बल दिया है जिनके प्रयोग से मनुष्य को सुख की अनुभूति होती है। ऐसी वस्तुएं इन्होंने सेकंड नंबर पर रखी हैं। और थर्ड नंबर पर क्या रखा है? उन मूल्यों को महत्व दिया है जिनके पालन से मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे मूल्य जिनसे सुख की प्राप्ति होती है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, सुख ही प्राप्त करना मनुष्य का लक्ष्य इसमें बताया गया है। तो ऐसे ही मूल्यों को मनुष्य को अपनाना है जिससे कि उन्हें मनुष्य को सुख की प्राप्ति हो। आगे देखते हैं अब इसका शिक्षा में क्या योगदान रहा है यथार्थवाद का, वो जान लेते हैं।
यथार्थवादी ज्ञान को ज्ञान के लिए तथा ज्ञान को मुक्ति के लिए ना मानकर किसके लिए मानते हैं? जीवन के लिए मानते हैं। ज्ञान अगर हमें प्राप्त करना है तो किस लिए प्राप्त करना है? जिससे कि वो हमारे जीवन में काम आए, उपयोगी हो। ज्ञान का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति के लिए उपयोगी हो तथा आवश्यक हो, और क्या हो? जीवन को सुखी बना सके, जो उपयोगी भी हो, आवश्यक भी हो जीवन के लिए, और उसे सुखी बना सके। ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार इन्होंने शिक्षा को भौतिक विकास का एक साधन माना है। कैसा माना है? भौतिक विकास का साधन माना है शिक्षा को। आगे देखते हैं, यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए? जीवन को सुखमय बनाना, जैसा कि अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। बालक को समाज का पूर्ण ज्ञान प्रदान करना, यानी कि जितनी भी वस्तुएं हैं सारी वस्तुओं के एग्जिस्टेंस के बारे में उन्हें बताना, सारी वस्तुओं की जानकारी बच्चों को प्रदान करना समाज में जो भी हैं। शारीरिक विकास और इंद्रियों का प्रशिक्षण देना, मानसिक शक्तियों का विकास करना, व्यावसायिक उन्नति करना। व्यावसायिक उन्नति भी किस काम आएगी? उनके जीवन में काम आएगी, जीवन को सुखी बनाने में काम आएगी। और क्या करना? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। जितने भी नवीन यथार्थवादी थे उनका दृष्टिकोण थोड़ा वैज्ञानिक ही था, इसलिए ये बात कही गई है इसमें। यथार्थवाद और पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों को सम्मिलित किया जाए जिनका इस जीवन से सीधा संबंध है और जो मनुष्य के लिए उपयोगी हैं। फ्रेंड्स, एक ही बात बार बार आ रही है, पूरी शिक्षा को इन्होंने ऐसा चाहा है कि इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए जो मनुष्य के जीवन को सुखी बनाए, उसके लिए उपयोगी हो और उसे जीवन यापन करने में उसकी सहायता करे। ये सभी विषयों की कुछ ना कुछ उपयोगिता है, इसलिए ये पाठ्यक्रम में सभी विषयों को स्थान देते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, सभी विषयों को स्थान देते हैं क्योंकि उनकी उपयोगिता है सभी की। पाठ्यक्रम का उद्देश्य बालकों में अच्छी आदतों एवं संस्कृति का विकास करना हो। वैज्ञानिक और व्यावसायिक विषयों को इन्होंने प्रमुख स्थान दिया है क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन यापन में काम आते हैं। इसलिए इनके अनुसार शिक्षण विधियाँ, किन किन शिक्षण विधियों को इन्होंने महत्व दिया है? ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण, शैक्षिक यात्राएं एवं देशाटन। क्योंकि बच्चों को अगर हम सिखाते हैं कोई भी चीज़ें, जब उन्हें शैक्षिक यात्राओं पर ले जाते हैं यानी कि एजुकेशनल टूर पर हम बच्चों को लेकर जाते हैं, तो वो उनके सेंसेस ज़्यादा काम करते हैं, उन्हें देखते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं, उनको टच करके, देख करके महसूस करते हैं, तो उसकी नॉलेज उनके माइंड में ज़्यादा अच्छे से बैठ जाती है बजाय उसके जो उन्होंने चीज़ें नहीं देखी हैं। इसलिए शैक्षिक यात्राओं को और देशाटन यानी कि ट्रैवलिंग को महत्व देते हैं। दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग भी इन्होंने ही बताया है शिक्षण विधि के द्वारा। प्रयोगशाला विधि को महत्व दिया है और सहसंबंध विधि, यानी कि अभी हमने पढ़ा कि ये सभी विषयों को महत्व देते हैं, इसीलिए चाहते हैं कि कोरिलेट करके पढ़ाया जाए, कोरिलेशन मेथड यूज़ किया जाए, सहसंबंध बना करके विषयों में बच्चों को पढ़ाया जाए। शिक्षण सूत्रों को भी यथार्थवादियों ने ही दिया था। शिक्षण सूत्र फ्रेंड्स आप जानते हैं, जैसे कि सरल से जटिलता की ओर, ये सब क्या हैं? ये सारे शिक्षण सूत्र हैं जो कि आपने पढ़े होंगे। यथार्थवाद और शिक्षक शिक्षार्थी, कैसा होना चाहिए शिक्षक और कैसा होना चाहिए शिक्षार्थी? शिक्षक के महत्व को इन्होंने करते हैं स्वीकार, किंतु उसे मुख्य स्थान नहीं देते हैं। ठीक है, शिक्षक जरूरी है शिक्षा प्रक्रिया के लिए, लेकिन उसको इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। शिक्षक को अपनी व्यक्तिगत मान्यता एवं विचारों को छात्रों को नहीं देना चाहिए, ये कहना है यथार्थवादियों का। शिक्षा प्रक्रिया में किसका स्थान प्रमुख है? छात्र का स्थान प्रमुख बताया है इन्होंने। और ये बहुत इम्पोर्टेंट कोटेशन है या कह सकते हैं इम्पोर्टेंट लाइन है जो अक्सर एग्ज़ाम में आती है, जॉन लॉक ने कही है। बालक एक कोरी स्लेट के समान है, उस पर जो चाहे लिखा जा सकता है। इसका अर्थ ये है कि बालक के अंदर पहले से ही कोई भी नॉलेज या योग्यताएं उसमें नहीं होती हैं, वो हमें बाहर से उसमें डालनी पड़ती हैं, ऐसा मानना है जॉन लॉक का। लेकिन आजकल की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें हम क्या मानकर चलते हैं, किस विचारधारा को अपनाते हैं कि बच्चा पहले से ही सभी योग्यताओं से परिपूर्ण है, उसमें नॉलेज ऑलरेडी है हर चीज़ की, लेकिन क्या ज़रूरत है, हमें उसे बाहर लाने की ज़रूरत है। उसकी योग्यताओं को, उसकी क्षमताओं को वो किसके द्वारा करते हैं? हम शिक्षा के द्वारा करते हैं। बालक को ज्ञान बाहर से जाता है, उनके अंदर निहित नहीं होता। यहाँ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे है,
यथार्थवाद के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए? यथार्थवादियों का मानना है कि विद्यालय को मनुष्य के निर्माण की कार्यशाला के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, क्या स्वीकार करते हैं? कार्यशाला या फिर प्रयोगशाला भी हम लोग बोल सकते हैं, जहाँ पर मनुष्य का निर्माण किया जाए। किसी भी व्यक्ति को एक अच्छा मनुष्य कैसे बन सकते हैं, ये उसको सिखाया जाए। विद्यालय को समाज का रूप होना चाहिए, ऐसा किसी और दार्शनिक ने भी कहा था। किसने कहा था? जॉन डीवी ने कहा था कि विद्यालय को समाज का लघु रूप होना चाहिए। वही बात ये भी बोलते हैं। विद्यालय को कृत्रिमता से दूर रखना चाहिए। उनका पर्यावरण कैसा होना चाहिए? वास्तविक होना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण वास्तविक हो, उसमें आर्टिफिशियलिटी नहीं होनी चाहिए। एक बात और ये लोग कहते हैं, ये सह शिक्षा का समर्थन करते हैं, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को एक साथ पढ़ाने पर जोर देते हैं। आगे देखते हैं। यथार्थवादियों के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए? ये शिक्षा को एक व्यवस्थित रूप में देना चाहते हैं और इसके लिए विद्यालय में अनुशासन को आवश्यक मानते हैं। ठीक है, अनुशासन की कोई अवहेलना नहीं करी है या मना नहीं किया है। अनुशासन जरूरी है एक सिस्टमेटिक रूप में एजुकेशन को देने के लिए। ये बच्चों को एक ऐसा भौतिक वातावरण देना चाहते हैं जिसमें बच्चे एक व्यवस्था कायम रखना सीखें और वैसा करना उनका स्वभाव बन जाए, उनके नेचर में आ जाए वो चीज़ कि हाँ, हमें सिस्टमेटिक रूप से ही सारी चीज़ें करनी है। उसके लिए उन्हें अलग से इंस्ट्रक्शन ना देने पड़े या कुछ भी ऐसा ना बोलना पड़े उन्हें, जिससे कि मतलब बाहर से थोपना ना पड़े। वो बच्चों का खुद का स्वभाव बन जाए। और वो कब होगा? जब हम उन्हें उनका जो वातावरण है वो इस प्रकार का देंगे। वही छात्र अनुशासित है जो विद्यालय के नियमों का पालन करता है और कठिनाइयों से भागने के बजाय स्वयं को उनका सामना करने के योग्य बनाता है। ऐसे बालकों को उन्होंने अनुशासित कहा है। यथार्थवाद अब यहाँ पर कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, आगे की वीडियोस में ये कोशिश रहेगी कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। अब आगे की वीडियोस में वही डिस्कशन होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे कि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके थोड़ा बहुत। ठीक है, तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।